हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब ये मिक्स क्वेश्चंस ही स्टैटिक जीके होती है। आपको पता होना चाहिए आपके आगे आने वाले टीजीटी कमीशन में आपसे 6 या फिर 7 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। आप ही के आने वाले एचपीआरसीए के अपकमिंग जो भी वैकेंसीज होंगी उनमें 6 या फिर 7 क्वेश्चंस आपसे जो है तो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। और हाँ, शिमला बोर्ड में भी कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको इंटरपोल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। लियोन कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है फ्रांस में। ये भी आपको पता चल गया। अब कई बार देखो आपसे पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है। तो जब भी आपसे पूछेंगे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है तो वो इंटरपोल ही हो जाएगा। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। इंटरपोल की देखो स्थापना बहुत बार एग्जाम में बनती है। इसकी डेट्स देखो बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस इंटरपोल से बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ और भी संगठन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है नाटो। आप सभी को पता है नाटो से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नाटो में जो लेटेस्ट कंट्री ऐड हुई है तो वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है स्वीडन। और ये 32वें नंबर की बनी है। यानी कि हम कह सकते हैं नाटो में फिलहाल टोटल कंट्री मेंबर कितने हैं? तो वो हैं 32। और 32वीं कंट्री कौन है? तो वो है स्वीडन। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो वो है स्टॉकहोम। अच्छा, 31वें नंबर की कंट्री कौन जो है तो नाटो में जुड़ी थी? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो थी फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो वो है हेलसिंकी। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे पूछा जाता जाता है ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो तो 1960 में की गई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ओपेक की स्थापना जो तो कहाँ पर की गई थी? तो ओपेक की स्थापना जो तो बगदाद में की गई थी, यानी कि इराक में की गई थी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो तो ओपेक का हेडक्वार्टर है। तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर हुए। ओपेक की स्थापना देखो 1960 में बगदाद में हुई थी, बट इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप सभी को पता है एक नंबर तो आपका यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस हर बार जो है तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको तैयार करके रखनी है। इनमें एक है यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है आसियान। तो आसियान भी देखो बहुत बार आपसे पूछा जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये भी आपको पता चल गया। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बताया हुआ था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है, 5 जून 1972 1972 को जो है तो यूएनईपी की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है नायरोबी, केन्या में। कहां पर है? नायरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। उसी तरह आपको सार्क भी देखो पता होना चाहिए। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो तो कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वह है काठमांडू, नेपाल में।
तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड वाज, तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि मैग्सेसे अवार्ड से भी कुछ एक क्वेश्चंस पूछते हैं और विनोबा भावे से भी कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो विनोबा भावे थे इनको मैग्सेसे अवार्ड जो है तो कब मिला था? तो इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 में। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अब विनोबा भावे ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। और भूदान आंदोलन इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो 1951 में भूदान आंदोलन को स्थापित किन्होंने किया था? विनोबा भावे ने किया था। और सबसे पहला भूदान इनको कहाँ पर मिला था? तो इनको मिला था पोचमपल्ली तेलंगाना में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विनोबा भावे को भारत रत्न देखो तो कब दिया गया था? तो 1983 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ से विनोबा भावे से जितने भी क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू बता दिए। अब बात करते हैं मैग्सेसे अवार्ड की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये कौन सी कंट्री देती है? तो देखो यह कौन सी कंट्री देती है? तो ये देती है फिलीपींस कंट्री। कौन सी देती है? फिलीपींस कंट्री यह देती है। अच्छा, ये जो मैग्सेसे अवार्ड है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और कई बार आपसे एग्जाम के थ्रू जो है तो ये क्वेश्चन बना भी हुआ है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वो रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो मैग्सेसे अवार्ड है इसको स्थापित कब किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में इसको जो है तो स्थापित किया गया था। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वर्तमान की अगर बात करें, क्या वर्तमान में कोई ऐसे भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान की अगर बात करेंगे, लेटेस्ट की अगर बात करेंगे, तो एक भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। तो वो बात है 2023 की। और ये किनको मिला है? तो वो मिला है रवि कन्नन को। ये देखो आपने नाम ध्यान में रखना है। और इनसे संबंधित आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो वर्तमान में लेटेस्ट भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है तो वो कौन है? तो वो है रवि कन्नन। और इनको कब जो है तो रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? 2023 में मिला था। और ये जो रवि कन्नन है, डॉक्टर रवि कन्नन है, यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा हाँ, यहाँ पर 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर हैं वो भी देखो आपको ध्यान में रखने हैं। स्पेशली जो टीजीटी कमीशन के बच्चे हैं उनको देखो यहाँ पर ये ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जो है तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है लिटरेचर यानी कि साहित्य में 2024 का नोबेल प्राइज जो है तो किनको मिला है? पीस यानी कि शांति का किनको मिला है? इकोनॉमिक्स का किनको मिला है? तो लिटरेचर की अगर बात करें, साहित्य की अगर बात करें, तो वो किनको मिला है? हान कांग को मिला है, जो कि साउथ कोरिया की हैं। पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार तो ये निहोन हिंडाक्यो, यह एक जापान का ग्रुप है, जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, उसको मिला हुआ है। उसी तरह इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है? तो वो एक तो एस मोगलू को मिला है, एक साइमन जॉनसन और एक जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। उसी तरह फिजिक्स भी आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड, जॉफरी हिंटन, ये इनको मिला हुआ है। उसी तरह केमिस्ट्री भी देखो आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला हुआ है। और मेडिसिन का नोबेल प्राइज एक तो विक्टर एम्ब्रोस और एक गैरी रुवकुन, इनको मिला हुआ है। तो ये नोबेल प्राइज 2024 के नोबेल प्राइज विनर ये देखो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से एक नंबर आपको पक्का करना ही करना है। बाकी हाँ, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, तो आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम यानी कि सेंसस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो देखो आज़ादी हमारी कब हुई थी? 1947 में। 1947 के जस्ट एक साल बाद ही हमने सेंसस एक्ट को जो है तो इनेक्ट कर दिया था, यानी कि 1948
इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात किसकी आई है, तो यहाँ पर बात आई है जनगणना की। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जनगणना से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ एक क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। तो जनगणना जनगणना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये पहले आपको पता होनी चाहिए। तो यह होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री कौन है, तो वह है अमित शाह। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो जनगणना है यह किस सूची का विषय है? क्या यह संघ सूची का विषय है, क्या यह राज्य सूची का विषय है, या फिर क्या यह समवर्ती सूची का विषय है? तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जनगणना है यह संघ सूची का विषय होता है। ये भी देखो आपको पता चल गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहली जो हमारी अनियमित जनगणना हुई थी, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए हमारी अनियमित जनगणना हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? तो नियमित कब हुई थी? तो वो हुई थी 1881 में। किसके शासनकाल में हुई थी? रिपन के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जनगणना आयुक्त यहाँ पर किन को बनाया गया था? तो जनगणना आयुक्त यहाँ पर जो है तो गोपाल स्वामी को बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अब लेटेस्ट की अगर बात करें तो लेटेस्ट हमारी 2011 की जनगणना है। तो 2011 की जनगणना के समय हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि बनने की संभावना भी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। द टर्म स्ट्रेट ड्राइव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ड्राइव है यह एक पुस्तक का भी नाम है, यानी कि बुक का भी नाम है। और ये बुक देखो किन के द्वारा लिखी गई है, तो यह बुक जो है तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। अब आप सभी को पता चल गया होगा सुनील गावस्कर, इनका संबंध कहाँ से था, कौन सी फील्ड से इनका संबंध था? तो इनका संबंध था क्रिकेट से। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट ड्राइव शब्द है यह किस खेल से संबंधित होगा? तो यह क्रिकेट से ही संबंधित होगा। मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट ड्राइव यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, इनका निकनेम क्या है? तो सुनील गावस्कर को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं लिटिल मास्टर। ये भी देखो आपने नाम ध्यान में रखना है। कई बार जो है तो निकनेम भी बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जिस तरह आप सभी को पता है मास्टर ब्लास्टर, ये किनको बोला जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को ही बॉम्बे बॉम्बर भी बोला जाता है और गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह किंग कोहली या फिर जिसको हम चिक्कू बोलते हैं, तो ये किनको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है विराट कोहली को। हिटमैन किसे बोला जाता है? तो हिटमैन बोला जाता है रोहित शर्मा को। अच्छा, एक क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, द वॉल यह एक निक नेम है, तो ये किनको बोला जाता है? द वॉल, तो ये बोला जाता था राहुल द्रविड़ को। ये बोला जाता है राहुल द्रविड़ को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी पता है आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। उसी तरह हरियाणा हरिकेन, तो हरियाणा हरिकेन किसे बोला जाता था? तो हरियाणा हरिकेन बोला जाता है कपिल देव को। और कपिल देव की एक पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये पुस्तक भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो किस क्रिकेटर को गब्बर कहा जाता है? ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और किस क्रिकेटर को जो है तो प्रिंस कहा जाता है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और हाँ, हार्दिक पांड्या को क्या बोला जाता है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शटलिंग टू द टॉप इज द स्टोरी रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स? तो शटलिंग टू द टॉप यह कहानी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पीवी सिंधु पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि बुक्स से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की एक पुस्तक बहुत बार एग्जाम में बनती है, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो एस अगेंस्ट ऑड्स यह पुस्तक सानिया मिर्जा की है। उसी प्रकार ऑप्शन बी में है साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल ने भी एक पुस्तक लिखी हुई है जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है, प्लेइंग टू विन। तो प्लेइंग टू विन यह पुस्तक किनकी है? तो यह है साइना नेहवाल की। ऑप्शन डी में है ज्वाला गुट्टा। तो इनका संबंध किस फील्ड से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। कुछ और पुस्तकें मैं आपको बताता हूँ जिनमें एक इंपॉर्टेंट है गोल्डन गर्ल।
तो गोल्डन गर्ल यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक पीटी उषा के द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह अनब्रेकेबल यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है मैरी कॉम ने। इन्होंने लिखी है मैरी कॉम ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकती है, द स्मॉल वंडर। तो ये द स्मॉल वंडर यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक दीपा कर्माकर के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक जिम्नास्ट हैं। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है तो मुल्क राज आनंद की कुछ एक पुस्तकें लिख दी हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई हुई थी। तो मुल्क राज आनंद के द्वारा कुछ एक पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अनटचेबल हो गया, कूली हो गया, टू लिव्स एंड ए बड हो गया, द विलेज हो गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल हो गया। तो ये कुछ एक फेमस पुस्तकें जो कि मुल्क राज आनंद जी की हैं, ये आपको देखो ध्यान में रखनी है। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पिछली पार्ट नंबर 7 जो हमारी मिक्स क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 7 की वीडियो थी, वहाँ पर मैंने आपको ये सारी की सारी पुस्तकें बताई हुई थी। वहीं पर मैंने आपको 2 और पुस्तकें बताई हुई थी। एक तो मैंने आपको बताई हुई थी द पोस्ट ऑफिस, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और एक मैंने आपको पुस्तक बताई हुई थी गोरा। ये दोनों की दोनों पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है, वो देखो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो वह है बड़ोदरा, गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2018 की यह बात है। और इस यूनिवर्सिटी का देखो नाम क्या है? तो इस यूनिवर्सिटी को बोला जाता है NRTI, यानी कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात आई है रेलवे की। अब रेलवे की जब भी बात आती है तो आपसे कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहली बार रेलवे यानी कि ट्रेन जो है तो कब चलाई गई थी? तो वो कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को जो है तो भारत में पहली बार जो है तो रेल चली थी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। किसके शासनकाल में चली थी? तो डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर यह चली थी? तो टोटल 34 किलोमीटर यह चली थी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया हुआ था, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि भारत में सबसे अधिक लंबाई तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो जब भी आपसे पूछेंगे भारत में सबसे अधिक लंबाई तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस है। और ये टोटल कितनी लेंथ को कवर करती है? तो 4189 किलोमीटर यह टोटल जो है तो लेंथ को कवर करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क किस स्टेट में है? तो जब भी आपसे पूछेंगे भारत में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क कौन सी स्टेट में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में बनने की संभावना होती है, जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा? तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लियोनार्डो दा विंची थे, इन्होंने कब मोनालिसा ये जो पेंटिंग थी, इस चित्र को बनाया था? तो कब इन्होंने बनाया था? तो 1504 ईस्वी में बनाया था। ये देखो आपको डेट ध्यान में रखनी है। और एक और क्वेश्चन, ये जो लियोनार्डो दा विंची थे, यह किस देश के निवासी हैं? तो इनका संबंध कौन से देश से है? तो यह इटली निवासी हैं, यानी कि इटली देश से इनका संबंध है। ये भी क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इनकी एक ड्राइंग, एक फेमस ड्राइंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो उस ड्राइंग का नाम देखो क्या है? तो उस ड्राइंग का नाम है द लास्ट सपर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में यह क्वेश्चन बना हुआ है, द लास्ट सपर। यह एक फेमस ड्राइंग है। तो यह ड्राइंग किनके द्वारा जो है तो पेंट की गई थी? तो ये की गई थी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे एक क्वेश्चन नीचे कमेंट में बताओ, ये जो लियोनार्डो दा विंची थे, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनका एक तो जन्म और उनकी एक तो मृत्यु, ये देखो आपको पता होना चाहिए। तो लियोनार्डो दा विंची, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, सर्च कर लेते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें।
तो देखो गाइज़ ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।